हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनकी एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये धीरे धीरे आउटडेटेड होती चली जा रही हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं JF-17 की और F-16 की। JF-17 में PL-12 मिसाइल इनकी प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो कि कैपेबिलिटी में पुरानी R-77 के इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं। वहीं पर जो F-16 हैं ये इनसे AIM-120 C5 AMRAAM को इस्तेमाल करते हैं, जो कि PL-12 और R-77 मिसाइल से तो बेहतर मिसाइल हैं, पर अभी जिस तरीके की मॉडर्न मिसाइल्स आ गई हैं जो कि एडिशनल रेंज में टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है, उनके कंपैरिजन में ये थोड़ी आउटडेटेड हो रही हैं, स्पेशली अगर इंडियन एयरफोर्स के रिगार्ड में ये चीज़ देखी जाए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं करी है। उनके द्वारा J-10 इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि PL-15 मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, लेकिन जो JF-17 है और F-16 हैं ये अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज आर्सेनल को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो F-16 के केस में मॉडर्न मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, पर अमेरिका द्वारा वो फिलहाल पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कराई जा रही। वहीं पर JF-17 के केस में PL-15 एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये JF-17 से फायर होने में सक्षम होगी, पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये मिसाइल ऑफर करती है और इसका जो साइज है, डायमेंशन है, ये JF-17 की कैपेबिलिटी को एक्सीड करता है। तो फिलहाल कोई भी PL-15 मिसाइल JF-17 के साथ नहीं देखी गई है, और अगर फ्यूचर में देखी भी जाएगी तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उस मिसाइल के पूरे पोटेंशियल को इस प्लेटफॉर्म से नहीं अचीव किया जा सकेगा। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट के लिए एक ही कंट्री ऐसी है जो कि पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तो क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है दूसरी अमेरिकन मिसाइल्स की, तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए उस डायरेक्शन में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जो टर्किश गॉकटक प्रोग्राम के अंतर्गत दो मिसाइल्स डेवलप करी जा रही हैं, उनको यहाँ पर सीक आउट करा जा रहा है। तो क्या ये टर्किश मिसाइल्स रिप्लेसमेंट होगी AIM-120 C5 वेरिएंट का, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। रिप्लेसमेंट यहाँ पर तभी पॉसिबल होता अगर ये मिसाइल्स AIM-120 C5 से बेटर होती। तो AIM-120 C5 में आपको मैक्सिमम रेंज 110 से 120 किलोमीटर की मिल जाती है। वहीं पर AMRAAM के जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि D वेरिएंट्स हैं, वहां पर आपको रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक मिलती है। इसके कंपैरिजन में जो टर्किश गॉकटोगन मिसाइल है, या फिर जिसे पेरिग्रन भी कहा जाता है, वहां आपको मैक्सिमम रेंज खाली 100 किलोमीटर की मिलती है। तो यहाँ पर ये मिसाइल रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। ऑल्दो टर्की द्वारा इसे AIM-120 AMRAAM का रिप्लेसमेंट ही कहा जाता है, पर जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन पब्लिक डोमेन में इस मिसाइल की बताई गई है, उसको देखते हुए कहीं से भी रिप्लेसमेंट नजर नहीं आती है। तो टर्की द्वारा इन मिसाइल्स को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है, वो खुद US के साथ जो रिलेशन है उसकी अनसर्टेनिटी को देखते हुए स्टार्ट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन के F-16 हैं, ये टर्की द्वारा भी सीक आउट किए जा रहे थे, पर अमेरिका द्वारा शुरुआत में डिनाई कर दिए गए थे। अब जाकर इन F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड किट को अप्रूव किया गया है टर्की के लिए, पर वहां पर भी नंबर्स घटाए गए हैं और टर्की द्वारा खुद इन F-16 के बजाय यूरोफाइटर टाइफून को एक्वायर करने पर विचार किया जा रहा है। ओवरऑल पिक्चर ये है कि अमेरिका के साथ जो रिलेशन में अनसर्टेनिटी है, उसको देखते हुए टर्की का ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत ये दो मिसाइल्स, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूसरी विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल डेवलप करी गई हैं। ये बात हम दोबारा रिपीट करेंगे कि जो AIM-120 AMRAAMs हैं, ये अभी भी इन मिसाइल से बेहतर हैं, पर क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इन मिसाइल्स को पाकिस्तान द्वारा भी सीक आउट किया जा रहा है और टर्की द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरी मिसाइल की बात करें तो इसका नाम है बॉस्डुगन या फिर मर्लिन। तो ये मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, मैक 4 की स्पीड को अचीव कर सकती है और इंफ्रारेड होमिंग को इस्तेमाल करती है। मिसाइल की आप शेप देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये AIM-9 की तरह दिखाई देती है, पर वजन के मामले में ये काफ़ी हैवी है। AIM-9 का वजन 90 किलो से भी कम है, वहीं पर इस मिसाइल का वजन 140 किलोग्राम तक पहुंचता है। तो दोनों ही मिसाइल की जो परफॉर्मेंस नंबर्स हैं, ये थोड़े क्वेश्चनेबल हैं। इवन जो ओल्डर वेरिएंट्स थे AIM-9 के और AMRAAM के, उनकी परफॉर्मेंस को भी ये रीच नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन्हें मजबूरी कहा जा सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता। पर एक बेनिफिट पाकिस्तान एयरफोर्स को इन मिसाइल सिस्टम्स के साथ हो सकता है, और वो ये है कि ये मिसाइल सिस्टम्स अगर JF-17 में लगते हैं तो वहां पर एक एडवांटेज इनको मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड BVR मिसाइल JF-17 के साथ इस्तेमाल होती है, जो कि चाइनीज PL-12 है, उसकी परफॉर्मेंस से यहाँ पर आपको गॉकटोगन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर मिलेगी। बाकी क्लोज रेंज में जो JF-17 ब्लॉक 3 है, ये PL-10E मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। तो विद इन विजुअल रेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो बॉस्डुगन मिसाइल है, वो ज्यादा यूजफुल JF-17 के केस में भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ कंक्लूजन में कही जा सकती है कि ये जो मिसाइल्स हैं, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट पोज नहीं करेंगी। हाँ, जो थ्रेट पोज करेगी वो इनकी तीसरी मिसाइल है, जो कि गॉकटक प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप करी जा रही है। इस मिसाइल को गोखान कहा जाता है।
तो ये जो मिसाइल होगी ये रैमजेट पार्ड मिसाइल होगी, जैसे कि हमारी अस्त्र मार्क 3 या फिर SFDR है, और यहाँ पर आपको रेंज ईजिली 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी। डेफिनेटली ये मिसाइल टर्की द्वारा अपने F-16 से यूज़ करने के लिए डेवलप करी जा रही है, और पाकिस्तान के JF-17 से भी ये मिसाइल हो सकता है इंटीग्रेट फ्यूचर में हो। तो ये मिसाइल एक सीरियस थ्रेट होगी, पर ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है और नए रैमजेट इंजन के साथ इसकी ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। कहा जाता है कि करीबन 100 के अराउंड इसके ग्राउंड टेस्ट जो हैं ये कंडक्ट किए गए हैं, पर फिलहाल के लिए जो पाकिस्तान द्वारा बात करी जा रही है ये कॉकडागॉन और पोस्टडागॉन की करी जा रही है, जो कि सीरियस थ्रेट नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।